अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले एमक्यूएम का जो नैरेटिव है उसके हवाले से बात की जाएगी। एमक्यूएम की सिंध हुकूमत से नए सूबे पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है और एमक्यूएम पाकिस्तान कब नया सूबा बनाएगी या फिर नया सूबा बनाने में कब कामयाब होगी। फैसल सब्ज़वारी के हवाले से अगर बात कर लूँ तो उनकी जो स्टेटमेंट सामने आए कि सूबे की बात जो करते हैं तो ये मुतालबा आइनी भी है, जबकि नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि सूबे का मुतालबा ना किया जाए, ये गैर आइनी बात है। आइन के तहत मुतालबा करना कोई गलत बात नहीं, फैसल सब्ज़वारी साहब ने कहा। फिर ये भी कहा कि सिंध का 90% बजट अंदरूने सिंध पर लगाया जाता है, कराची से टैक्स कलेक्शन 100% होती है, जबकि लगता कुछ नहीं है। और ये भी कहा कि ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद सिंध में ज़राअत से 58 करोड़ रुपए जमा हुए, क्योंकि ये बात सामने आई थी वज़ीर आला की जानिब से कि उन्होंने ज़राअत पर पैसा लगाया है। तो वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि कराची से क्या इख्तिलाफात हैं और कराची का जो डोमिसाइल होता है उस पर नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, क्या मामलात हैं। इसी पर नए सूबे की बहस छिड़ गई। फिर नासिर शाह साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सूबे का जो मुतालबा है वही बार बार बात क्यों की जाती है। हुकूमतों में होते हैं तो बात नहीं करते, अपोजिशन में होते हैं तो हमेशा बात कर लेते हैं, या फिर हुकूमतों के साथ बैठकर जो बात की जाती है तो क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। क्या इस वक्त इतने नंबर्स मौजूद हैं, नंबर गेम है सारा, कि क्या सूबा बनाया जा सकता है, क्या करारदाद या फिर अगर असम्बली से अगर पास कराने की बातें आती हैं तो क्या पास करवा लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त एमक्यूएम के जानिब से साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने ज्वाइन किया। सूबे का मुतालबा एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है। माजी में भी देखते आए हैं कि काफ़ी दफ़ा ये बहस छिड़ती है, एमक्यूएम की जानिब से नए सूबे का मुतालबा किया जाता है। क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा देखिए, इससे पहले भी माजी के अंदर एमक्यूएम के अलावा भी बहुत सारे अकाबीन जो कराची में थे उन्होंने सूबे के हवाले से स्ट्रगल की और उसके बाद वो स्ट्रगल खत्म हो गई। अच्छा, एमक्यूएम की सफ़ों से भी काफ़ी मरतबा ये आवाज़ उठी और आवाज़ उठ के इस बाद वक्ती तौर पर हालात को देखकर, मुल्क के हालात और सूरत हाल को देख के हमेशा रोक दी जाती थी। लेकिन इस मरतबा सिर्फ आवाज़ नहीं थी बल्कि उसका अमली नमूना हमने पेश किया। अमली तौर पर हम ग्राउंड पर आए और कराची और हैदराबाद के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भरपूर पावर शो किया, जिसमें एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अच्छा, अब क्योंकि कराची का वोटर भी जो किसी को भी वोट देता हो, लेकिन वो चाहता है कि कराची के मसाइल हल हों। ठीक है। जब कराची के मसाइल की बात आती है तो वो जो जिन जमातों को वो वोट देते हैं उनकी तरफ उनकी नज़र जाती है, क्वेश्चन मार्क, कि हम आपको बार बार वोट देते हैं लेकिन मसाइल के तू हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि एमक्यूएम के पास मैंडेट रहा, पीटीआई को भी कराची से मैंडेट मिला है, लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि एमक्यूएम तो हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, कभी सीएम पीएम एमक्यूएम कभी भी नहीं रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ सेंसेस हुए गुज़श्ता कुछ अरसों के दौरान, उसमें कराची की आधी आबादी को कम कर दिया गया। हमारा कहना मानना ये है, यकीन हमारा ये है कि अगर ये सेंसेस सही तरीके से हो जाएं और इसका रिजल्ट सही तरीके से आ जाए तो मेरे ख्याल में सीएम जो हो वो कराची का हो। और हम ये समझते हैं, कराची में रहने वाले समझते हैं, समझती है। अच्छा साजिद साहब, क्या सड़कों पर खड़े होकर एहतजाज करने से या फिर पॉलिटिकल शोज में बैठकर बात करने से क्या सूबा बन जाएगा? या फिर ये बात भी तो सबको मालूम है कि असेंबली में बैठकर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, उसके बाद ही सूबा बनेगा ना, उसके लिए वर्किंग नहीं की जाती। मैंने आपको इससे पहले बात कर दी ना। देखिए, इस वक्त अर्बन के ऊपर रूरल को लाके बैठा दिया गया है। एक मसनूई हुकूमत यहाँ पर बिठा दी गई है और वो मसनूई अंदाज में हुकूमत कर रही है। उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं, यहाँ के मुकामी है नहीं, जबकि टैक्स जनरेशन सबसे ज़्यादा कराची दे रहा है। आबादी कराची की, मसाइल कराची के, इतना तबाही बर्बादी कराची की हो रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब हमने भी 12 कौमी असेंबली सेनेट के अंदर ये कैसे कह सकते हैं कि अर्बन के ऊपर रूरल को लाके बिठाया है? 20 साल से तो आप भी सियासत कर रहे थे, 40 साल से भी ये तमाम चीज़ें सामने थी। अगर रिजेक्शन हुई है कराची से तो किसी बुनियाद पर की गई होगी ना, रिजेक्ट किया अवाम ने तो कारकर्दगी पर किया। अगर जो गुज़श्ता 2018 का जो इलेक्शन है तो यकीनन उसमें एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एमक्यूएम के लोग बाकायदा जो हारे हैं या हरवाए हैं उनको उन्होंने पटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दायर की हुई है। अच्छा, ये पता है लोगों को कि ठीक, बहुत अच्छा, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया ये भी कि चले एमक्यूएम हार गई या हराया उसको, ये हार रही, ये बहुत अच्छा हो गया कि एक लोगों को तवक्कात थी, एक नारा दिया, एक शोर मचा, एक वेव उसका उठी
کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان صاحب تبدیلی لائیں گے, بہت کچھ تبدیلی, بہت اچھا ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. لیکن اس کے بعد اب گزشتہ 2 سال کی کارکردگی سندھ گورنمنٹ کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو, اس سے لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. تو لوگ ریورس اپنی جماعتوں کی جانب آ گئے ہیں جو ووٹر سپورٹ میں ہیں, نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ تو کوئی میئر کراچی کی 4 سالہ کارکردگی سے بھی مایوس ہیں. دیکھیں اگر کوئی کہے نا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ صوبے کی ضرورت, ابھی پیپلز پارٹی نے ریلی نکالی, انہوں نے کہا صوبے کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ نے کہا کہ یہ قدر چلتی نہیں صوبے کی. اب ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ گزشتہ 4 سال میئر کراچی کی رہے اپنی سیٹ پر اور کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے, وہ اس لیے کہ وہ کہ ان کو بھی فنڈنگ نہیں کی گئی. جب فنڈنگ نہیں کی گئی تو پھر انہوں نے بھی کوئی ڈلیور نہیں کر سکے. اچھا جب جیسی وہ ہٹے اس کے بعد فوری طور پر 1130 ارب روپے کا اناؤنس وفاق نے کیا, تو یہ اس دوران بھی ہو سکتا تھا. دیکھیے سب ٹیکنیکل گیم ہے اور اس چیز کو سیاسی جماعتیں اور لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن اب کراچی کے لوگ, حیدرآباد ڈپو خاص کے لوگ, اور ہم کوئی لسانی بنیاد پر صوبہ نہیں بنانا چاہ رہے, ہم ایسا صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں, اور پورے پاکستان, ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر 20-25 صوبے ہونے چاہیے. پنجاب کی آبادی 9-10 کروڑ ہو چکی ہے, ایک سی ایم اس کو رول کرتا ہے, وہ نہیں چلا پا رہا. سی ایم سندھ کی آبادی 5-6 سندھ کی کروڑ کے قریب کارکردگی ہے. اگر آپ چیلنج کرتے ہیں سندھ حکومت کی کراچی کے اندر, تو پھر کراچی کے اندر میئر کی کارکردگی کو بھی بڑا بہترین طریقے سے چیلنج کیا جاتا ہے. فنڈز کی بات آپ کر رہے ہیں کہ فنڈز نہیں دیے گئے, یا واقعی کیپیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ فنڈز کم ہیں. آپ کی اب باتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ پرفارم نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, دیکھیں ایم کیو ایم کی سندھ گورنمنٹ پروونشل اٹانومی کے بعد, صوبائی حکومت ساری کے بعد, کیونکہ سندھ حکومت کے ماتحت ہو گئی کہ اب سندھ حکومت اس کو فنڈ دے گی, وفاق اس کو فنڈ ڈائریکٹلی نہیں دے سکتا. تو پروونشل اٹانومی کے بعد اب صوبے کی ذمہ داری تھی کہ وہ سٹی گورنمنٹ کو فنڈنگ کرے. اس نے نہیں کی, اس نے غنڈہ گردی بدماشی دکھائی, وہ رجسٹر بن گئے, اور یہی ہوا کہ پھر پرفارم بھی کر سکے. تو میئر کے پاس بھی تو ادارے تھے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, وہ ریونیو کہیں نہیں لگا ترقیاتی بجٹ میں. پھر ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے گئے سندھ حکومت کی جانب سے, آن ریکارڈ ہے, میئر نے بیٹھ کے دکھائیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ. میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک میئر 2 کروڑ کا صرف کام کروا سکے. میگا پروجیکٹ, سر 2 کروڑ سے کم کا بھی کام دکھا دیں تو پھر بات کریں اس پہ. پھر ہم 2 کروڑ سے زیادہ کا کام نہیں کر سکتے نا میئر. لیکن سٹی گورنمنٹ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, سٹی گورنمنٹ دنیا کی اٹھا لیں آپ, بلدیاتی گورنمنٹ, وہ میگا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. تو شرف کے دور میں میگا پروجیکٹ لانچ کیجیے, اسی بلدیاتی پورے پاکستان کے اندر کام ہوا, اس میں پورے پاکستان کی بلدیاتی گورنمنٹ سے پرفارم کیا اس زمانے کے اندر. اب یہاں پاور لیس کر کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ یہ کہیں کہ پرفارم کریں, کیسے پرفارم کریں. اچھا دوسری بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ ہے, اب سندھ گورنمنٹ امپاور ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, وفاق اس کو لیکن میئر پہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ یہ بھی اٹھائے گئے ہیں ساجد صاحب کہ 2 کروڑ روپے کا ٹھیک ہے پروجیکٹ, اس سے زیادہ تجاوز ہوگا تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن 2 کروڑ سے کم کے پروجیکٹ تھے, گلی محلے کی سڑکیں تھیں, یو سی لیول پر تھے, وہ کام تو کیا جا سکتا تھا نا. ڈیولپمنٹ فنڈز تو موجود ہیں, آن ریکارڈ موجود ہیں. میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس میں جب جو سندھ گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ کو فنڈنگ کرتی تھی اس میں بھی کٹوتی ہو جاتی تھی. بعض اوقات تو پوزیشن یہ ہوتی ہے صرف تنخواہوں کے پیسے, ایک عرصے تک میئر کراچی میں صرف تنخواہوں کے پیسے, جو ورکرز ان کے کام کرے, تنخواہ پینشن جو ریٹائرڈ ہو گئے, صرف یہ کام کیا ہے. سر تنخواہوں کے پیسے تو او زی ڈی کی مد میں ہر ماہانہ ملتے تھے, وہ تو الگ. دیکھیں ترقیاتی فنڈنگ میں کٹوتی کی ان لوگوں نے, اور صرف آلریڈی اتنی دی کہ صرف تنخواہ دے سکیں یا پینشن دے سکیں, تو یہ بھی زیادتی ہے. میرے خیال میں اب اس کا حل یہ ہے, ہر صرف ہم کسی اذیت تعصب بنیاد پر کوئی صوبے کی آواز نہیں اٹھا رہے. اب ایسا صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں, اور ایسے صوبے بننے چاہیے پورے پاکستان کے اندر, کہ اگر اس شہر کے اندر کراچی, حیدرآباد کو خاص طور صوبہ یا دیگر اس میں علاقے شامل کرتے ہیں, تو بھائی اگر کوئی سندھی ٹیلنٹڈ ہے تو وہ آئے اس صوبے کا میئر بنے, وہ سی ایم بنے. کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچ ہے, کوئی سرائکی ہے, ایسی ہم ایسا صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں کے میرٹ کی بنیاد پر ہر بندہ رول کرے ہو جائے, اپنا لوگوں کو فیسلیٹ کرے, اویل کرے, پالیٹکس کرے آ کے. کوئی اذیت تعصب بنیاد پر نہیں کہ صرف مہاجر صوبہ, ایسا نہیں ہم چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا صوبہ ہو کہ جہاں میرٹ ہو. آواز تو یہی اٹھتی نظر آتی ہے آپ کے جو پاور شو ہوتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے, ریلی ہوتی ہے, اس میں پھر لسانیت کی بات آ جاتی ہے. اعتراضات اس پر بھی ہیں پیپلز پارٹی کو. ہم نے کوئی لسانیت کی بات ابھی تک نہیں کی, بالکل بھی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی بنیادوں کے صوبے بننے چاہیے, اور کراچی, حیدرآباد, سندھ نہیں, پنجاب میں بھی بننے چاہیے, کے پی کی بننے چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ کے نیبر میں بھارت ہے,
वहाँ पर सुबह एक कमीशन बना हुआ है, वहाँ एक किसी जिले की आबादी 1 करोड़ होती है, वो कमीशन के पास वो जिला जाता है, जिला कमीशन के पास जाता है कि हमारी आबादी 1 करोड़ हो गई, सीधा सीधा 100 बना देते हैं। चलें अब आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम ठीक है, इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ये अगले इलेक्शन की तैयारी है कि कोई टॉपिक मिल जाए अवाम के लिए, या फिर सियासत की जा रही है ये? क्योंकि सुबह तो अभी तक टेक्निकली तौर पर पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। नहीं बंद नहीं, मैं आपको बताऊं ना, देखिए नंबर 1 की अभी कोई इलेक्शन तो है नहीं ना बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ना कौमी सूबाई की, भी टाइम है उसके अंदर। एक्सपेक्टेड तो है बल्दियाती। लोगों के मसाइल का प्रॉपर हल तो ढूंढना है ना कोई ना कोई, लेकिन आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे प्रॉपर हल ही मेरे ख्याल देखिए, हजारे सूबे की तहरीक चली, केपी के वो पंजाब के अंदर जिनमें पंजाब सूबे की बात हुई, भावलपुर सूबे की बात हुई, बाकायदा करारदादे कांग्रेस कंट्री सेनेट और सूबा पंजाब से पास की गई। केपी फाटा की सूबे की बात हुई, फिर वो फाटा जम हो गया क्योंकि वहाँ पर फाटा के अरकान के अंदर इख्तलाफात आपस में हो गए, उस वक्त कांग्रेस का सब कुछ देखा था। उस जमाने में मौलाना फजल रहमान साहब ने फाटा सूबे के और से बड़े मुदल्लिल और बड़े जबरदस्त दलाइल दिए थे, और नो डाउट कि देखें देखा ना, फाटा केपी में जम होने के बाद फाटा को केपी के खुद मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर अगर आप हमें कहें कि एमकेएम ने क्या किया, तो मैं सवाल अगर आपसे करूँगा, पाकिस्तान के ऊपर के 70 साल के दौरान पाकिस्तान ने तरक्की की, पाकिस्तान किसी भी शोबे के अंदर आगे बढ़ा, मुख्तलिफ सियासी जमातें, डिक्टेटरशिप भी आई है, पॉलिटिकल लोग भी हुकूमतें करके गए, आज तक पाकिस्तान की तकदीर बदली? क्या पाकिस्तान में बैंक बने? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हुई? वो सारी चीजें तो रोजगार कम हुआ नहीं हुआ ना, इसका मतलब वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन कराची की तकदीर बदलने के लिए भी तो आपको मौका दिया गया था, वो तकदीर बदल गई क्या? देखें कराची की नुमाइंदा जमात रहे हैं आप, आज अवाम ने रिजेक्ट किया कि सीट्स नहीं है आपके पास मौजूद। हम भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेशक पिछले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर लोगों ने एमकेएम पाकिस्तान को मैंडेट दिया, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके इख्तियारात न होने की वजह से, फंडिंग न होने की वजह से। मैं समझता हूँ कि अब हल ही सूबा है, इसके अलावा कोई दूसरी बात अब नहीं होगी। और इसकी अब इनिशियल स्टार्टिंग आपने देख ली है कि परफॉर्म नहीं किया बल्दियाती इदारों के अंदर बैठकर, इसलिए दोबारा ये तमाम चीजें की जा रही है। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब एमकेएम की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे ऑन कॉल। अब एक स्टेटमेंट आखिर में सामने आया, वो ये था कि अवाम ने जो मैंडेट दिया बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर, हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक नया टॉपिक चूज कर लिया गया है अवाम को उठाने के लिए, वोटर्स को दोबारा से कलेक्ट करने के लिए, कि सूबे की बात हमेशा कर दी जाती है, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं सूबे की बात कर दी जाती है, एक एजेंडा होता है जो एमक्यूएम के पास होता है। इस बार भी ये है, लेकिन इस बार करारा जवाब भी दिया गया नासिर हुसैन शाह की जानिब से कि सियासत करें, सूबे की बात न करें, लेकिन कुछ बातें वैलिड भी हैं। कराची के डोमिसाइल पर नौकरियां नहीं मिलती, कराची के शहरियों को कोटा सिस्टम की अगर बात कर ली जाती है तो वहां पर आकर शहरी रुल जाता है, नौकरियों की बात है, रोजगार की बात है, तमाम चीजें हैं। फिर मेयर के ऊपर जब सवाल किए जाते हैं तो मेयर की जो इस वक्त क्रेडिबिलिटी थी उसको चैलेंज तो किया जा रहा है, लेकिन एक और सवाल ये उठाते नजर आते हैं, कयास आराइयां की जाती हैं कि मेयर के पास डिपार्टमेंट कितने थे अंडर, और अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो 100% टैक्स कलेक्ट किया जाता है कराची से, और कराची का जो रेवेन्यू जनरेट करने का परसेंटेज है वो 60 से 65% है, लेकिन उसके बावजूद कराची को क्या मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरी पर बात करेंगे।